जय माता की भक्तों, चैत्र प्रतिपदा से हिंदू नववर्ष के प्रारंभ के साथ ही बड़े नवरात्रि भी शुरू होती हैं। माता की आराधना के लिए 9 दिन महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इस दौरान घर में जवारे या जौ बोए जाते हैं। हालांकि कम ही लोग यह जानते हैं कि ऐसा क्यों किया जाता है। अधिकांश लोग तो बिना जाने ही परंपरा का निर्वाह करते चले आ रहे हैं। माना जाता है कि जब सृष्टि की शुरुआत हुई थी तो पहली फसल जौ ही थी, इसलिए इसे पूर्ण फसल कहा जाता है। यह हवन में देवी देवताओं को चढ़ाई जाती है। यही कारण है कि वसंत ऋतु की पहली फसल जौ ही होती है, जिसे हम देवी को समर्पित करते हैं। इसके अलावा मान्यता तो ये भी है कि जौ उगने से भी भविष्य से संबंधित भी कुछ बातों के संकेत मिलते हैं। यदि जौ तेजी से बढ़ती हैं तो घर में सुख समृद्धि तेजी से बढ़ती है। इसलिए जौ मुरझाए हुए या इनकी वृद्धि कम हुई हो तो भविष्य में कुछ अशुभ घटना का संकेत मिलता है। तो आइए जानते हैं कि घर में आसान विधि के साथ किस तरह जौ बोए जाते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि नवरात्र शुरू होने वाले हैं और नवरात्र में हम माता के जवारे बोते हैं। और जवारे कई बार तो हमारे काफ़ी अच्छे हो जाते हैं और कई बार वो काफ़ी छोटे छोटे रह जाते हैं या वो सूख जाते हैं या काले पड़ जाते हैं। तो आज हम जानेंगे कि कैसे अच्छी तरह से जवारे बोए जाएं। संपूर्ण विधि के साथ आपको बताएंगे कि कैसे हम जवारों को अच्छी तरह से बोएं। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा ये एक जवारे बोने के लिए पात्र चाहिए होगा। इसे आप या तो मिट्टी का पात्र ले सकते हैं, नहीं तो आपके घर में ये ऐसे परात वगैरह होगी छोटी, तो उसमें भी आप बो सकते हैं। एक हमको चाहिए होगी ये साफ़ और शुद्ध की हुई मिट्टी। ये साफ़ मिट्टी आपको पार्क वगैरह में मिल जाएगी आसानी से। इसे आप अच्छे से छलनी के साथ छान लें, जो भी इसमें इम्प्योरिटीज़ होगी वो सारी निकाल दें। और ये एक हमें ये वाली मिट्टी चाहिए होगी जो हम कंस्ट्रक्शन में यूज़ करते हैं, वो वाली ये मिट्टी है। इसे भी हमने साफ़ कर लिया है अच्छे से छलनी से छानकर। और ये जवारे हैं, इनको पहले मैंने अच्छे से 2-3 बार पानी से अच्छे से धो लिया है और उसके बाद मैंने इसे 1-2 घंटे के लिए भिगो दिया था। और ये जवारे चाहिए होंगे और साथ में चाहिए होगी ये रोली, मूली और थोड़े से अक्षत चाहिए होंगे और ये साफ़ और शुद्ध जल, और साथ में ये गंगा जल भी यूज़ करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि कैसे करेंगे। पहले हम ये जो हमारी कंस्ट्रक्शन वाली जो मिट्टी है वो लेंगे। एक ये वाली जो हमारी दूसरी मिट्टी होगी जो पार्क वगैरह से हम लेकर आएंगे, वो वाली मिट्टी है। और ये हमने क्या करना है, ये दोनों मिट्टी इक्वल क्वांटिटी में हमने लेनी है। इससे क्या होगा, कई लोग जो होते हैं वो केवल इसी मिट्टी में ही जवारे बो देते हैं। ये वाली मिट्टी डालने से क्या होगा कि जो मिट्टी है उसके अंदर हवा जो है वो आसानी से अंदर जा सकेगी और काफ़ी अच्छे आपके ज्वारे बनकर आएंगे। तो चलिए देखते हैं। ये दोनों मिट्टी मैंने इक्वल क्वांटिटी में ली है और इन दोनों को ऐसे हम मिला देते हैं, ये देखिए। और दोनों को अच्छे से मिला लीजिए। ये देखिए, ये हमने मिट्टी अच्छे से मिक्स कर ली है। अब क्या करेंगे, ये मिट्टी का पात्र लेंगे और ये रोली है, रोली के साथ इस पर हम स्वास्तिक बनाएंगे। ये देखिए, यहाँ पर ये बिंदी लगाएंगे और साथ में ये दोनों साइड ये 2 लाइन खींचना ना भूलें। कभी भी अकेला जो स्वास्तिक है वो नहीं बनाया जाता है, ऐसे ही इसे बनाया जाता है। ये देखिए। फिर आगे क्या करेंगे,
ये रोली लेंगे और इस पात्र के चारों तरफ ऐसे रोली लगा देंगे। उसके बाद ये मूली लेंगे और इसे अच्छे से, ये देखिए यहाँ पर साइड में इसके बांध देंगे। उसके बाद ये जो हमने मिट्टी मिक्स करके रखी थी इसको हम, ये देखिए ऐसे इसमें डाल लेंगे और ये थोड़ी सी मिट्टी हम बचा कर रख लेंगे, बाद में ऊपर इसको डालेंगे। इसको अच्छे से बर्तन में फैला लें। उसके बाद ये जो आपने जो भिगो कर रखे थे इसको ऐसे ऊपर बिछा लें, अच्छे से फैला दें इसको। उसके बाद ये जो मिट्टी है बाकी, इसको हम ऐसे हाथ से अच्छे से ऊपर इसके फैला देंगे। ये सारे जौ थोड़े से ढक जाने चाहिए इसमें, ज़्यादा इस पर मिट्टी नहीं डालनी है, इनको ज़्यादा नीचे नहीं दबाना है हमने। अब इसे ऐसे थोड़ा थोड़ा सा हाथों के साथ दबा दें और ये शुद्ध जल लेंगे। इसमें ये थोड़ा सा हम गंगा जल डाल लेंगे। अब इसको हमने ऐसे सीधा इसके ऊपर नहीं डालना है, इसको ऐसे हाथ में लेते हुए थोड़ा थोड़ा सा इस पर डालना है पानी। मिट्टी को सिर्फ आपने थोड़ा सा गीला ही करना है, इसको ज़्यादा पानी इसमें नहीं डालना है। क्योंकि जो हमने कंस्ट्रक्शन वाली मिट्टी डाली है उसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती, तो इसमें जो भी आप इसमें पानी डालें तो ऐसे थोड़ा थोड़ा सा करके ही डालें। अब इसमें थोड़े से हम अक्षत डाल देंगे। तो ये हमारे हमने जौ बीज दिए हैं। इसके बाद इसको ढकने के लिए हम एक प्लेट लेंगे, साफ प्लेट लेंगे। उसमें क्या करेंगे, वो वैसे ही लेनी है जो कि अच्छे से जिसके साथ ये पात्र ढक जाए। अब इस पर भी हम ऐसे स्वास्तिक बना लेंगे। अच्छे से स्वास्तिक बनाना है इस पर। और साइड में ये 2 लाइन दोनों साइड खींच दें और इसको अब ढककर इस प्लेट के साथ अच्छे से रख दें। अगर आपके घर में कोई चूहे वगैरह नहीं है तो इस प्लेट को ढकने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर हैं तो आप इसे ढक सकते हैं। इसको ढकने का एक बेनिफिट ये भी है कि ये जो जौ है वो थोड़ा सा गर्माइश के साथ जल्दी बाहर निकल आते हैं। तो अगर इस विधि से आप जौ को बीजेंगे तो आपकी जो खेतरी होगी वो काफ़ी अच्छे से आएगी। जौ बीजते वक्त आप सिर्फ इस बात का ध्यान रखें कि आपके मन में जो भी आप अपनी इच्छा है वो मन में रखें और माता रानी का ध्यान करते हुए आपने पात्र में जौ बीजने हैं। और अब इस जौ को उठाकर
आप मंदिर के किसी भी मंदिर में रख लें, चाहे उसके पास रख सकते हैं। ये जो जौ है वो आपने उत्तर पूर्व की दिशा में ही रखने हैं। जब आप जौ बोएं तो आपका मुंह जो है वो उत्तर और पूर्व दिशा की ओर ही होना चाहिए। इस 2-4 बातों का आप ध्यान रखें तो माता रानी आप पर अपनी कृपा बनाए रखेंगी और जो आपकी जो खेतरी है वो काफ़ी अच्छे से उग कर आएगी। पात्र को हम मंदिर में या मंदिर के पास जहाँ भी आपको ठीक लगे वहाँ पर इसे रख लेना है। और इसको जहाँ भी रखना है आपने वहाँ पर इसको उत्तर और पूर्व दिशा की ओर में ही इसको रखना है। जहाँ पर हमने ये माता की चौकी लगाएंगे उसके साथ में ही इस पात्र को रखना है, इसलिए हम इस जगह को काफ़ी अच्छे से साफ कर लीजिए। ये देखिए अच्छे से ऐसे चौक को पूर लीजिए, क्योंकि जो हमारा जौ का पात्र होता है उसको सीधा ही नीचे नहीं रखा जाता। इसके लिए हम या तो जो चौकी आप माता रानी की लगाएंगे उसके साथ में छोटे से पटरा ले लीजिए, उसके ऊपर आप इसे रख सकते हैं लाल कपड़ा बिछाकर, या आप फिर नीचे इसे ऐसे रख सकते हैं। जहाँ पर भी आपने इसको रखना है वहाँ पर ऐसे आप पहले चौक पूर लीजिए आटे के साथ। ये देखिए ऐसे बनाना है इसे। उसके बाद में आपने क्या करना है, ये रोली के साथ यहाँ पर हम स्वास्तिक बनाएंगे। ये स्वास्तिक हमने बना लिया है। इस पर ये थोड़े से अक्षर चढ़ा दें। अब इस पात्र को इस पर रख दें। इसको आप प्लेट से अच्छे से ढक दें, या अगर आपके घर में चूहे वगैरह नहीं हैं तो ऐसे ही इसे रख दें। गेहूं के ज्वारे के उगने का ढंग और उसका रंग आपके भविष्य की क्या सूचना देता है, आइए जानते हैं। यदि जौ तेजी से फले फूले तो आप खुशनसीब हैं और सुख समृद्धि से भरी एक फलती फूलती जिंदगी जिएंगे। अगर जौ का हल्का रंग हो तो यह घर की खुशहाली का प्रतीक होता है। यदि जौ मुरझा जाए या इनका विकास ठीक तरीके से ना हो पाए तो ऐसा होना भविष्य में किसी अनहोनी होने का इशारा समझें। अगर जयंती अपने मूल रंग के विपरीत लाल रंग की हो जाए तो समझें आपके ऊपर किसी रोग या दुश्मन का आक्रमण हो सकता है, सावधानी बरतने की जरूरत है। अगर जयंती का कलर नीचे से पीला और ऊपर से हरा दिखाई पड़े तो वर्ष की शुरुआत अच्छी नहीं होती। पर अगर इसी जयंती का रंग इसके ठीक विपरीत हो, यानी जयंती के नीचे हरी और ऊपर से पीली हो, तो समझें वर्ष की शुरुआत तो अच्छी रहेगी पर अंत कुछ कष्टकारी हो सकता है। आम धारणा के मुताबिक यदि आपकी जयंती पुष्ट हरे और सफेद रंग की निकलती है तो आपका समूचा वर्ष अच्छा बीतने वाला है। नवरात्र के बीत जाने के बाद इस ज्वारे को अपने अन्न भंडार में सहज कर रख दें। अगर गेहूं की यह जयंती आपके लिए अनिष्टकारी संकेत दे रही है तो माँ दुर्गा से इस मुसीबत को दूर करने की प्रार्थना करें। आने वाली 10वीं तिथि को 9 ग्रह को नाम से जप करते हुए 108 बार हवन करें। माँ दुर्गा के बीज मंत्र का उच्चारण करते हुए 1008 बार हवन करें। हवन खत्म होने के बाद माँ की आरती अवश्य करें और भभूत से माथे पर तिलक लगाएं। माँ दुर्गा आपकी समस्त विपत्तियों से रक्षा करेगी। नवरात्रि में मिले माता के आशीर्वाद से आपका घर पूरे वर्ष धन धान्य से भरा रहेगा। नवरात्रि के ज्वारे का महत्व अनगिनत है। यदि आप भी इस वर्ष अपनी किस्मत को आजमाना चाहते हैं तो अपने घर गेहूं के ज्वारे को उगाना बिल्कुल भी ना भूलें। नवरात्रि के प्रथम दिन कलश स्थापना के साथ खेतरी बोई जाती है। अष्टमी तथा नवमी को इसका विसर्जन कर दिया जाता है। कुछ लोग इसे मंदिर में पीपल अथवा बरगद की छाया में भी रख देते हैं। खेतरी में बोए गए जौ जीवन में सुख और शांति का प्रतीक होते हैं, क्योंकि
देवियों के 9 रूपों में एक मां अन्नपूर्णा का रूप भी होता है। जौ की खेती का हरा भरा होना इस बात का प्रतीक है कि जीवन भी हरा भरा रहे और साथ ही माँ दुर्गा की कृपा भी बनी रहे। जौ बोने के पीछे एक विश्वास है कि इससे आने वाला साल कैसा रहेगा इसका पता लग जाता है। 2 या 3 दिन में ही जौ से अंकुर निकल आते हैं, लेकिन खेतरी देर से निकले तो इसका अर्थ होता है कि देवी संकेत दे रही है कि आने वाले वर्ष में अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करने पर उसका फल देर से प्राप्त होगा। खेतरी का रंग नीचे से पीला और ऊपर से हरा हो तो इसका अर्थ होता है कि वर्ष के 6 महीने व्यक्ति के लिए ठीक नहीं है, परंतु बाद में सब कुछ कुशल मंगल होगा। तो जानते हैं कि विसर्जन से पूर्व कैसे पूजन करना चाहिए। विसर्जन करने से पहले माता जी के स्वरूप तथा ज्वारों का विधि पूर्वक पूजन करें। विधि विधान से पूजन किए जाने से अधिक माँ दुर्गा भावों से पूजन किए जाने पर अधिक प्रसन्न होती हैं। अगर आप मंत्रों से अनजान हैं तो केवल पूजन करते समय दुर्गा सप्तशती में दिए गए नवान मंत्र ओम ऐं क्लीं चामुंडाय विचे से समस्त पूजन सामग्री अर्पित करें। माँ शक्ति का यह मंत्र सामर्थ्य है। अपने सामर्थ्य के अनुसार पूजन सामग्री लाएं और प्रेम भाव से पूजन करें। संभव हो तो श्रृंगार का सामान नारियल और चुनरी अवश्य अर्पित करें। पूजन समाप्ति के उपरांत अंजलि में चावल एवं पुष्प लेकर ज्वारे का पूजन इस मंत्र के साथ करना चाहिए। गच्छ गच्छ सुरश्रेष्ठ स्वस्थानम परमेश्वरी पूजाराथन काले चा पुनरागमनाय च। अब खेतरी का विसर्जन कर दें। नवरात्रि के 9 दिनों में खेतरी में समाई नवदुर्गा की शक्ति और आशीर्वाद प्राप्त होगा।